हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी देखते हैं हाउ जाट डिस्ट्रॉयड द एरोगेंस ऑफ बॉलीवुड। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सनी देओल का एक डायलॉग है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और भाई साहब लगता है कि 2.5 किलो का हाथ ना सनी देओल ने बॉलीवुड को ही मार दिया है। वो बॉलीवुड जो अपनी एरोगेंस में चूर चूर हो चुका था। और ये बात मैं ऐसे अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ हवा में, ये बात खुद सनी देओल ने मानी थी। सनी देओल जो अर्ली 2000 में सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, उसको सिस्टमेटिकली बॉलीवुड ने 20 साल तक आइसोलेट किया। सनी देओल ने खुद ने कहा कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर आप कब तक किसी को रोक पाओगे? सनी देओल बॉलीवुड माफिया के सामने झुके नहीं और ऐसा कमबैक किया। तो वॉल्यूम तेज करो। इंडिया में मात्र उन्हीं की मूवी का क्रेज है। अभी मैंने जाट मूवी देखी और क्या जबरदस्त एक्शन, क्या जबरदस्त इमोशन है इस मूवी में। और सनी देओल सब ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। ओवरऑल जाट में वो सब खूबी है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ मास मसाला फिल्म। साली पाजी ने गर्दा उड़ा दिया है। जोरी बोल। ओ सिर्फ उठता हो लेकिन सिखा नहीं छोड़ता है। सॉरी बोल, सॉरी बोल। वापस आने वाले। भाई साहब ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ बड़ी बड़ी बजट की जो फिल्में हैं वो फ्लॉप हो रही हैं, वहीं सनी देओल की एक लो बजट की फिल्म आती है और वो सुपर डुपर हिट हो जाती है, लोगों को इतनी पसंद आ जाती है। तो आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि सनी देओल ने बॉलीवुड के एरोगेंस को कैसे तोड़ा। देखिए, एक तरफ ना बॉलीवुड का स्टार पावर लगातार कमजोर पड़ता दिख रहा है। एक के बाद एक बॉलीवुड की सपोजिटली शॉर्ट हाई बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर रही हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में जो है ना वो बॉक्स ऑफिस पर बर्बाद हो रही हैं। हाल ही में सलमान खान की मूवी की बात कर लेते हैं। फिल्म का टोटल बजट 250 करोड़ बताया जा रहा था, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द फीस तो ऑब्वियसली सलमान खान ने ले ली होगी। ये फिल्म 109 करोड़ रुपए कमाकर अटक चुकी है। क्लियर है कि फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि सलमान की फिल्में एक समय पर इतना पैसा एक वीकेंड में कमा लेती थी। भाई की फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि टट्टी फिल्में भी लाइन लगाकर देखी जाती। पर भाई साहब कोविड के बाद ना सब बदल गया। फिल्में फ्लॉप होने लगी, स्टार्स मुंह के बल गिरने लगे और इससे बचने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी निकाली गई, कॉर्पोरेट बुकिंग। बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एग्जिबिटर्स। एक एग्जिबिटर का फोन आता है, कोमल जी मेरे सिनेमा में 40 टिकटें बिकी है, 300 सीटर है। फोन आया कि कितनी टिकटें बिक गई? 40, 260 बची है। 260 आप हाउसफुल का बोर्ड लगा दो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ही सिंह 5 मिनट में 260 टिकटों के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। अब स्मिता या भारती या कोमल जाते हैं, वहां पर ऑब्वियसली सिर्फ 40 लोग हैं, बाहर हाउसफुल का बोर्ड है। बिना ऑडियंस के इंटरेस्ट दिखाए ताकि फर्स्ट डे और फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन वो बहुत बड़ा दिखाया जा सके। लेकिन सिकंदर के केस में ना ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। डिस्पाइट हैवी पीआर, एडवांस बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग और पेड प्रमोशंस, कोई फिल्म चल नहीं पा रही है अनलेस वो नेशनलिस्टिक फिल्म ना हो। अब जो ऑडियंस है ना वो हाइप से, फेक पीआर से या फिर पैकेजिंग से इंप्रेस नहीं हो रही है। उन्हें कंटेंट चाहिए, असली रॉ कहानी चाहिए और किसी भी चीज से ज्यादा उन्हें अपने जैसा दिखता हुआ हीरो चाहिए। साउथ इसे सक्सेसफुली कर रहा है। पुष्पा जैसी फिल्में इसका उदाहरण है, पर बॉलीवुड ऑडियंस को ये देने में फेल हो रहा है। बॉलीवुड से आर्चीज और भारत की रियल जनता के कितने करीब हैं ये कैरेक्टर्स वो हम सभी जानते हैं। लेकिन सनी देओल ने ना जाट के थ्रू वही पावरफुल कंटेंट लोगों को वापस दिया है। जाट जो सिकंदर के आधे बजट से भी कम पैसों में बनाई गई है, उसमें ना कोई बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम सुपरस्टार है, ना कोई फॉरेन लोकेशंस हैं, ना ही किसी बड़े स्टूडियो की बैकिंग है। लेकिन फिर भी फिल्म ने ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट बनाया है जो आज के बॉलीवुड की 60 करोड़ हुआ है मेरे ख्याल से। फिल्म का नैरेटिव ग्राउंडेड है और उसकी टोनैलिटी रियल है। और सबसे बड़ी बात, सनी देओल जैसे एक्टर्स के प्रेजेंस ने फिल्म में एक ऐसी रॉ मैस्कुलिनिटी और ऐसा देसी इमोशन भर दिया है जो लोगों को तुरंत छू जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब ये सब कुछ ना बिना किसी मेजर कॉर्पोरेट बुकिंग, पीआर गिमिक या फिर मीडिया हाइप के हुआ है। जाट ने अपने फर्स्ट वीकेंड में ही अपना 50% से ज्यादा पैसा रिकवर कर लिया था, जो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जबकि सिकंदर इतने मैसिव पुश के बावजूद अभी तक स्ट्रगल कर रही है अपनी बेसिक रिकवरी करने के लिए। देखिए, जाट जैसी ओवर द टॉप फिल्म जो है ना वो मेरे टेस्ट की नहीं है, पर फिल्म को जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वो क्लियरली दिखाता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स में भर भर कर लोग जा रहे हैं थिएटर्स। और ये उसी सनी देओल की फिल्म के साथ हो रहा है जिसका करियर आज से कुछ समय पहले बर्बाद डिक्लेयर कर दिया गया था। आज खान्स बर्बाद होते दिख रहे हैं, पर सनी देओल कमबैक कर रहे हैं। पर सनी देओल का ये कमबैक इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री को चलाने वाली काली ताकतों ने सिस्टमैटिक तरीके से 20 साल तक सनी देओल के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। कैसे की गई थी ये कोशिश, आगे देखते हैं। 80s और 90s के दौरान ना बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का शाहरुख खान का की मूवी कोई की थी ना, वो कौन सी थी? डर थी, कौन सी थी ना? ये मेनली दुबई और कराची से ऑपरेट हुआ करते थे। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इट वाज नॉट अ डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री।
मतलब बॉलीवुड किसी भी लीगल सोर्स से, चाहे वो बैंक लोन हो, प्राइवेट इक्विटी हो या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो, उनसे फंडिंग नहीं ले सकती थी। अभी जो फाइनेंशियल गैप था ना, इसका फायदा उठाता है कौन? अंडरवर्ल्ड। अपनी ब्लैक मनी को लेजिट और लीगल बनाने के लिए उन्होंने बॉलीवुड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड इतना स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल हो गया कि 80 से 90% मूवीज जो बनती थी ना, उनमें उन्हीं का पैसा लगा होता था। ये दीवार फिल्म थी, ये हाजी मस्तान ने अपने लाइफ स्टोरी के ऊपर में बनवा दी। 80s 90s तक जैसे जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, इनकी फंडिंग ऐसे आती गई। मिड 90s तक में 1991-92 तक में कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का कंजर्वेटिव एस्टिमेट, और ये मुस्लिम रिसर्चर्स ही है कुछ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि इसके अंदर भी कोई सफेरिज्म है, कि ऑलमोस्ट 70-80% फिल्मों की फंडिंग सब अंडरवर्ल्ड के थ्रू हो रही है। 70-80%। पर यहाँ पर मजेदार बात ये थी कि ये सिर्फ पैसा लगाने तक सीमित नहीं था। अंडरवर्ल्ड ने कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट तक सभी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। गैंगस्टर्स प्रोड्यूसर्स को फोन कर करके एक्टर्स को रेकमेंड किया करते थे, इस फिल्म में इसको लेना है या उसको लेना है। स्टोरी राइटिंग में बदलाव इनके अकॉर्डिंग होते थे और कभी कभी तो मूवी की पूरी राइट्स यही खरीद लिया करते थे। छोटा शकील की तो भाई साहब कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग जब्त हुई हैं, जिसमें वो बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ सीधा संबंध रखते हुए पाया गया था। इतने इंटरफेरेंस के बाद धीरे धीरे फिल्म का जो कंटेंट था ना, वो बदलने लगा। ऐसी मूवीज बनने लगी जिसमें अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, पाकिस्तान को सॉफ्ट राइट में दिखाया जाने लगा और कई बार तो टेररिज्म को भी सटल तरीके से जस्टिफाई किया जाने लगा। यासीन भटकल जैसे आतंकवादियों को गीता यूज करते हुए दिखाया जाता था। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। ये कौन सी मूवी है? मैं लोगों को मार नहीं रहा, भगवत गीता का पॉइंट है। उनकी आत्मा को दूसरे शरीर में भेज रहा हूँ। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर में गूदा नहीं ये था वाला आदमी जो बोल रहा है। अंडरवर्ल्ड या पाकिस्तानी नैरेटिव्स के खिलाफ जाकर कोई मूवी बना सके। अरे भाई साहब, मूवी बनाना तो दूर की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके खिलाफ एक अक्षर बोल दे, ऐसा भी गूदा नहीं था। और बात सही भी है, अब 3 खानों को बिना मुंडी के मूवी करते हुए देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस सब माहौल के बीच में ना सनी देओल एक अलग वाइब लेकर चल रहे थे। उनकी रॉ एनर्जी, धाकड़ डायलॉग्स और मार धाड़ वाले जो रोल्स थे, वो लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। जीत, जिद्दी, घायल, घातक, दामिनी, इन जैसी फिल्मों के कारण वो बहुत जल्दी बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। फिर 1993 के ब्रेक हो जाते हैं और 1993 के बाद दाऊद का नाम चारों ओर सामने आने लगता है। 4 जुलाई 1994 आता है और संजय दत्त के ऊपर टाड़ा लगा दी जाती है और उनको इसी कारण अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ऋषि कपूर से लेकर अनिल कपूर तक, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, सब दाऊद को खुश करने में लगे हुए थे। Somebody says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in Yes, one of my yes, films, or I blow your head off? Yeah, That happens to normal and not so people. nicely as you say. कि मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आदि बनवन, आशा भोसले जी थी। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात मैंने करनी शायद सुना है मैंने ना इसका। समझ में फोन समझे कोई फैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन फिर आता है 1996 और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनकी सरकार मात्र 13 दिन के अंदर अंदर गिर जाती है। लेकिन ये कांग्रेस के वीक होने का आगाज था। 1997 में जब कांग्रेस काफी वीक थी, तब एक फिल्म आती है बॉर्डर, और वो एक बहुत बड़ी हिट बन जाती है। ये शायद पहली वो फिल्म थी जिसमें पाकिस्तान बैशिंग उस लेवल पर दिखाई गई थी जिस लेवल पर आप जानते हो। मतलब ये वो समय था जब बॉलीवुड लिटरली दुबई और पाकिस्तान से चल रहा था। तब पाकिस्तान बैशिंग की फिल्म निकालना एक बहुत बड़ी बात थी भाई साहब। फिर सनी देओल से पूछा गया कि क्या आपको अंडरवर्ल्ड से डर नहीं लगता? तो इस पर सनी देओल ने ये कहा कि उनको अपने पिता यानी धर्मेंद्र के कारण किसी भी अंडरवर्ल्ड वाले से डर नहीं लगता। फिर इसके बाद ना सनी देओल ने बैक टू बैक कई पावरफुल पेट्रियोटिक फिल्में बनाई जिनमें पाकिस्तान की खुलकर ली गई। बॉर्डर 1997 में आई, गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई, इंडियन 2001 में आई, माँ तुझे सलाम 2002 में आई, और ये ना इसके कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कई और फिल्में हैं। मजेदार बात ये थी कि ये सभी फिल्में ना उस वक्त ब्लॉकबस्टर थी। अगर उस समय गदर मूवी की बात करें ना भाई, तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा टिकट बेच दी थी, जो आज तक भी एक रिकॉर्ड है। और गदर ने ये तब किया था जब गदर और लगान एक साथ एक दिन रिलीज हुई थी। गदर में पाकिस्तान के लेवल पर बेइज्जती अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और दूसरी ओर धीरे धीरे सनी देओल का जो क्रेज था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। सनी की ऑन स्क्रीन इमेज देशभक्ति और एंटी पाकिस्तान हीरो के फॉर्म में एस्टेब्लिश होने लगी थी। फिर चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन डायरेक्टर्स, सब सनी देओल की फिल्मों से खार खाए बैठे थे। जी महेश भट्ट साहब, मुझे पता है कि आप पीस लवर आदमी हैं, लेकिन सनी देओल साहब इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, बड़े मशहूर हैं, और इनकी यहाँ पे अक्सर फिल्में जो हम देखते हैं उसमें ये पाकिस्तानियों को हमेशा गालियां देते हैं और कह रहे हैं कि लाहौर वाले गंदे नाले की पैदाइश हैं। तो इससे इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट फिल्म प्रोडक्शन का जो फ्यूचर है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? कौन सी ज्वाइंट फिल्म? देखिए, ये एक पुराने
टाइम फ्रेम में बनी हुई फिल्म है, ये सोच। सनी देओल लिटरली पाकिस्तान बैशिंग मूवीज के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। जहां एक तरफ बॉलीवुड में मैं हूं ना जैसी फिल्में बन रही थी, वहीं दूसरी ओर सनी देओल उसके बिल्कुल ऑपोजिट रॉ अनअपोलोजेटिक पेट्रियोटिक कंटेंट के साथ खड़े हुए थे। और ये सब कुछ बॉलीवुड को खटकने लगा था। इसी वजह से इंडस्ट्री के अंदर उनको साइलेंट पुशबैक मिलने लगा। गदर जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर थी, उसके बाद सनी देओल का करियर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। बिग बैनर्स ने उनको अप्रोच करना ही बंद कर दिया, टॉप डायरेक्टर्स ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और अवार्ड सर्किट में वो गायब हो चुके थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनमें टैलेंट की कमी थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो बॉलीवुड की काली ताकत के पूरे नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा को चूर चूर करके ना उसकी बत्ती बना रहे थे। और ये कहना ना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड ने मानो सनी देओल को अनऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया था। और इस बात को ना सनी देओल ने कपिल शर्मा के शो पे भी बताया था कि गदर के बाद उनको फिल्में मिलनी चाहिए थी, पर उन्हें कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। सनी देओल इस बात को खुद कह चुके हैं कि एक टाइम के बाद ना उनको अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उन्हें लिटरली अगले 20 साल तक कोई बड़ी फिल्म मिली ही नहीं। और रियलिटी में ना ये एक प्लान स्ट्रेटेजी लगती है, एक इंटरनल बॉयकॉट, ताकि सनी देओल को साइडलाइन किया जा सके। एक मैसेजिंग दी जा रही थी कि बॉर्डर गदर जैसी फिल्में अगर बनाओगे जिनमें इतना रॉ पेट्रियोटिज्म दिखाया जाएगा तो भाई साहब आपका बॉलीवुड में टिकना तो बहुत मुश्किल है। इन शॉर्ट सनी देओल का जो करियर है वो ये बताने के लिए काफी है कि भाई बॉलीवुड को जो पर्दे के पीछे चलाने वाले लोग हैं वो इससे कितने इनसिक्योर थे। सनी देओल को ये फिल्म सुनाने की ना एक कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत थी 20 साल का आइसोलेशन। पर सनी देओल ने ना 20 साल के बाद मूवी इंडस्ट्री में एक धमाकेदार कमबैक किया। उनका कमबैक एक मैसेज था कि चाहे सिस्टम में उन्हें कितना ही साइडलाइन किया गया हो, जनता अभी भी उन्हीं के साथ है। और शायद इसी वजह से ना आज का बॉलीवुड सनी देओल से और ज्यादा इनसिक्योर है। इसके बारे में अगले चैप्टर में बात करते हैं। देखिए बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो 80 और 90 के दशक में ऐसे कम ही चांसेस है कि उसकी फिल्म दाऊद के इन्फ्लुएंस से बची रही हो, क्योंकि दाऊद इंडस्ट्री चलाता था। मैं सनी देओल को भी इससे बाहर नहीं करूंगा। पर जब देश की सरकार पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बॉलीवुड का सिनेरियो एकदम से बदल गया। बॉर्डर, गदर, LOC, माँ तुझे सलाम जैसी अनेक फिल्में एक के बाद एक आई और इन सब फिल्मों में 2 बातें कॉमन थी, पाकिस्तान बैशिंग और सनी देओल। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाली इन्हीं सब फिल्मों के बाद अचानक से सनी देओल को फिल्में मिलने बंद हो गई थी। पर ऐसी ही एक फिल्म से सनी देओल ने अपना कमबैक किया है। सनी देओल ने ना गदर 2 के साथ वापसी की, एक ऐसी फिल्म जिसमें पाकिस्तान बैशिंग वाले सीन्स थे, पावरफुल डायलॉग्स थे, जिन्हें डिलीवर करना बॉलीवुड में और किसी के बस की बात नहीं है। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। 2023 में रिलीज हुई गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। फिल्म ने 525 करोड़ जो है वो इंडिया में नेट कमाए और 686 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए, जो इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। ये सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने अपने आइकॉनिक रोल तारा सिंह को दोहराया था। ये वही तारा सिंह था जो पहले ही पाकिस्तानी को सूत के रख देने वाले अंदाज के लिए मशहूर हो चुका था। गदर 2 भी ना एक ओवर द टॉप फिल्म थी, मेरे टेस्ट में नहीं आती, बट इट प्रूव्ड अगेन कि लोग रॉ एक्शन और उनके जैसे दिखने वाला हीरो चाहते हैं, बिना किसी एजेंडा और बिना किसी गिल्ट के। पठान में इंडियन रॉ एजेंट जो था वो पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर काम कर रहा था। बोला था मैंने को कॉर्पोरेट बुकिंग की जरूरत पड़ गई थी। पर गदर 2 की सफलता के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अब जनता को पाकिस्तान प्रेम नहीं बल्कि अनअपोलोजेटिक पाकिस्तान बैशिंग चाहिए। और सनी देओल को लोग उसी रोल में एक्सेप्ट करते हैं जो रॉ हो और रियल हो। इसी के बाद सनी देओल ने बॉर्डर 2 को ऑफिशियली अनाउंस किया था, जिसमें वो पूरे 27 साल बाद फिर से एक फौजी के रोल में वापसी करेंगे। फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें सनी देओल ने आइकॉनिक अंदाज में कहा कि 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। ये फिल्म जो है वो JP दत्ता के डायरेक्शन में बन रही है और इसमें नए एक्टर्स की काफी बड़ी फौज है। बॉर्डर 2 को भी ना गदर 2 के बाद ही अनाउंस किया गया है, पर बॉर्डर 2 से पहले आ चुकी है जाट, जो अगेन सुपर डुपर हिट हो रही है, विदाउट फेक PR, विदाउट एनी कॉर्पोरेट बुकिंग। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ ग्रेट कमबैक। ये फिल्म सनी देओल की पहले की फिल्मों की तरह मारधाड़ वाली और मसाले वाली फिल्म ही है, पर इसके अंदर ना एक स्टोरी भी है, जिस कारण ये फिल्म एक अच्छा कलेक्शन प्राप्त कर रही है और अच्छे रिव्यूज भी काफी प्राप्त कर रही है। पब्लिक ने इस फिल्म के लिए सिकंदर जैसे नेगेटिव रिव्यूज नहीं दिए हैं, बल्कि लोगों ने सनी देओल को फिर से उसी रॉ पावरफुल अंदाज में पसंद किया है। जाट ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अभी तक सनी देओल की 4th लार्जेस्ट अर्निंग मूवी भी बन गई है। और सनी देओल का ये मैसिव कमबैक ना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है, जो दाऊद गैंग के जाने के बाद भी पाकिस्तान प्रेम से लगता है उबर नहीं पा रहा है। क्या है वो लेसन, आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड ने समय समय पर अपनी मूवीज में अपनी ऑडियंस को प्रोपेगेंडा परोसा है। पहले ये सब चलता था क्योंकि अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के कारण ना बॉलीवुड के जो टॉप स्टार्स थे उनकी मोनोपोली थी। बाहर से इंडस्ट्री में आना भी बहुत कठिन था, तो सब रिलैक्स थे, सब चिल कर रहे थे, ऑडियंस को कुछ भी बेचो तो चल ही जाता था। लेकिन जब सनी देओल ने वो फिल्में बनाई जिनमें पाकिस्तान बैशिंग और देशभक्ति थी, तब चीजों का रुख बदल गया। ऑडियंस ने उसके रॉ इमोशन और पेट्रियोटिज्म को अपनाया और सनी ने अपनी एनर्जी से
बॉक्स ऑफिस पर राज करना शुरू कर दिया। इसके बाद बॉलीवुड का एरोगेंस देखने को मिला और बॉलीवुड ने कहा कि सनी देओल को दबा दो। बॉलीवुड ने अपनी पूरी पावर दिखानी शुरू कर दी अपनी मोनोपोली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस कारण सनी देओल बॉलीवुड से 20 साल ऑलमोस्ट आइसोलेटेड रहे। पर आप कब तक किसी को दबा पाओगे? सनी देओल ने फिर कमबैक किया और सेम आइडेंटिटी के साथ किया और इंटरेस्टिंगली उनकी कमबैक मूवी गदर 2 बहुत बड़ी सुपरहिट हुई और वो भी उस टाइम पे जब हाई बजट की बॉलीवुड मूवीज ना फ्लॉप कर रही थी, कोलैप्स कर रही थी। बॉलीवुड के लिए ये एक बड़ा तमाचा था। बॉलीवुड को ये समझना चाहिए कि आप रियलिटी में जियोगे, फेक बबल में नहीं जियोगे और अपनी मूवीज पर काम करोगे तो भाई साहब आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको फेक पीआर की, कॉर्पोरेट बुकिंग की या अंडरवर्ल्ड की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है अपनी मूवीज को हिट कराने के लिए या फिर अपनी मूवीज को इंडस्ट्री में टिकाने के लिए। इसमें क्या होता है, उस फिल्म का हीरो या फिल्म के प्रोड्यूसर्स टिकट्स खरीद लेते हैं बल्क में, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की टिकट खरीद लेते हैं और फिर उनके जो पार्टनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट पार्टनर्स होते हैं, उनको फ्री टिकटें दी जाती हैं। वो चाहें या ना चाहें, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो टिकट का सेल हो गया। ऑफ कोर्स उससे आधा पैसा वापस प्रोड्यूसर को या एक्टर को ही आने वाला है, क्योंकि 50% तो प्रोड्यूसर का है, 50% एग्जीबिटर लेता है। तो उनका इन्वेस्टमेंट, अगर वो 4 करोड़ की टिकटें खरीदते तो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़। तो अब सैडली ये लोग प्रमोशन में यकीन कम करते हैं और ये बोलते हैं प्रमोशन में तो टारगेट ऑडियंस को पहुंचा नहीं पहुंचा, ट्रांसलेट हुआ नहीं हुआ, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया कि ये 2 करोड़ या 4 करोड़ की टिकटें बिकी है। तो है गलत, बहुत गलत चीज है, लेकिन कई स्टार्स इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। ऑडियंस की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट पर आपका ध्यान होना चाहिए और ऑडियंस को क्या चाहिए उसकी परख होनी चाहिए। पर अफसोस बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सेक्शन ये समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन वहीं सनी देओल ने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोई, अंडरवर्ल्ड के सामने नहीं झुके, फेक पीआर, कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी मूवीज पे काम किया और ये महसूस किया कि जनता को क्या चाहिए और रिजल्ट आपके सामने है। आज फिर से सनी देओल एक बहुत बड़ा नाम बन रहे हैं। तो भाई साहब ये वक्त है बॉलीवुड को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने रियल फैंस की वैल्यू को समझने का और उन्हें जो कुछ चाहिए वो देने का, तभी उनका फ्यूचर सेफ है। अदरवाइज तो आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। देखो सनी देओल की जो अभी वापस कमबैक इसी वजह से हो रहा है कि देशभक्ति की मूवीज और उसमें अपनी कंट्री, देखो जो अभी गदर 2 आई थी वो उसका सनी देओल का मेन कमबैक मूवी थी एंड उसमें उन्होंने जो दिखाया कि भैया पाकिस्तान का ट्रू फेस और जो इंडियंस की फीलिंग्स हैं वो ही आपको नज़र आई, तो कनेक्ट कर पाई ऑडियंस और इस वजह से हिट हुई है। अगर ये सनी देओल इसी टाइप की मूवीज़ करेगा तो डेफिनेटली ऑडियंस को पसंद आएगी, पर हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इन्होंने तो डिस्कस नहीं किया पर सुनने में ये आया है कि सनी देओल जो है रिलेटेड टू पाकिस्तानी एक्टर्स जो बॉलीवुड में आके मूवियाँ कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया है कि भाई वो अलग चीज़ है। पर अगर सनी देओल ने ये चीज़ का साथ दिया तो ऑडियंस जो है पलट जाएगी, क्योंकि एक तरफ आप मूवियों में देशभक्ति दिखा रहे हो, दूसरी तरफ तुम सपोर्ट करते हो उन पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जो हमारे देश में आके करें। पर जो मूवीज अभी तक सनी देओल कर रहा है दोज आर रियली गुड। इसमें एक और पॉइंट थी कि जब बीच में क्या हुआ था कि सदर्न इंडिया की मूवीज़ आने लगी थी, तब लोगों को नज़र आया कि ओ माय गॉड ये इतनी अच्छी मूवीज़ कहाँ से आ रही हैं जो देशभक्ति वाली हैं, जो अपने कल्चर को दिखाती हैं। क्योंकि साउथ इंडिया से मूवीज़ आई हैं, बॉलीवुड को डर लगा है, उसके बाद ये लोग वापस आ पाए हैं। हाँ, अगर साउथ इंडिया की मूवीज़ नहीं आती तो जो क्रैप चल रहा था वो क्रैप चलता रहता। जबकि लोगों को चाहिए मगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा था। साउथ इंडिया के लोगों ने सॉल्व की प्रॉब्लम दिखाया कि ये देखो मूवी अपने कल्चर को दिखाती है, अपने बारे में बताती है, उससे लोगों को अच्छा लगा। बाहुबली देखी, लगा अरे वाह कितनी बड़ी है, तो मज़ा आ गया। लोग भूल गए थे कि पहले ऐसे ही बनती थी बॉलीवुड में, उसके बाद चेंज आया। तो साउथ इंडिया को क्रेडिट जाएगा ये सब चेंज का। और साथ में अब बताओ भैया, पठान नाम की, सिकंदर नाम की मूवियां बनाने का क्या मतलब बनता है? और ये ही बार बार इस टाइप की मूवीज क्यों बनाई जा रही हैं बाय सलमान खान एंड शाहरुख खान एंड अदर्स एंड अदर्स? तो ये भी तो सोचने की बात है। ऑडियंस बेवकूफ तो है नहीं, समझदार ऑडियंस है। आजकल सोशल मीडिया है। पठान का ऑपोजिट जाट है जो नेटिव टू एग्जैक्टली, वो भी देख लो। पठान का जो पठान इज नेटिव अफगानिस्तान, यहाँ पे जाट इज नेटिव ऑफ इंडिया। यस, तो ये पॉइंट है। इंडिया के मूवीज बनाओ, इंडिया के बारे में। ये गलत प्रोपोगेंडा वाली जो मूवीज तुम बनाते हो और इनको बड़ा लाइमलाइट दे रहे हो, सिकंदर को और पठान को,
वो तो अपने देश में भैया तो चले। और ये बात सही दिखाई थी कि अगर ट्रूली देखें, हिस्ट्री भी देखें, महाराजा रणजीत सिंह ने, जो सिख जट थे, उन्होंने किसको डिस्ट्रॉय किया था? अफगानिस्तान के पठानों को। Exactly. और रूल किया था काबुल के ऊपर। तो ये सब दिखाओ ना, अपनी चीजों जो है वो ग्लोरी दिखाओ। दूसरों की क्या दिखा रहे हो, झूठी ग्लोरियां। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।